मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, फिर आपको बता दें, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस समय हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इंडियन जियोग्राफी पे बात कर रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान में आपको पता होना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय उद्यानों को यूनेस्को ने बहुत सारे उद्यान, जी हाँ दोस्तों, ऐसे हैं जिनको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। और आपको बता दो, जो यूनेस्को है उसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। ठीक है, यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? 16 नवंबर 1945, यूनेस्को। ठीक है ना दोस्तों, आप कहानी यूनेस्को, तो कहने का मतलब ये है 16 नवंबर 1945 में स्थापना हुई थी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है, मेन आदमी, और फ्रांस में है, ये मतलब फ्रांस के तहत है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? मानवता को ध्यान में रखते हुए कार्य करना, मतलब जैसे शिक्षा के स्तर में सुधार करना, स्थलिक जो सांस्कृतिक स्थल है या प्राकृतिक स्थल है उनका उद्धार करना, विश्व में शांति स्थापित करना, ये सब इसके उद्देश्य हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि यूनेस्को अभी तक, ठीक है, यूनेस्को अभी तक जो है वह कुल 1154, ठीक है ना, 1154 स्थलों को शामिल कर चुका है विश्व धरोहर की सूची में। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए था, जिसमें से आपके 897 सांस्कृतिक हैं। फिर दोस्तों आपके नहीं 218 प्राकृतिक है और बचे 39 लगभग हैं इसमें जो मिश्रित आते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, और आपका नहीं मिश्रित। तो इस तरह आपको यहाँ से देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, शानदार बातें हैं, यहाँ से नोट कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, भारत के कुल कितने 40 स्थलों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है, जिसमें से 32 आपके नहीं सांस्कृतिक हैं, ठीक है, और 7 आपके प्राकृतिक हैं और 1 आपका मिश्रित है। याद रखिएगा, 1 आपका क्या है? मिश्रित है। तो इस तरह भी आप समझ सकते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान किसी भी देश के लिए अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसके लिए? अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं, ये अपने आप में बहुत खास है, जानने के लिए है। तो आइए हम लोग बात करते हैं एक एक राष्ट्रीय उद्यान पर। देखो, लिखा है दोस्तों, लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ठीक है ना दोस्तों, इन इंडिया, मतलब जो भारत के प्रमुख, जी हाँ दोस्तों, क्षेत्र मतलब स्थल हैं या इमारतें हैं, उनको क्या किया है? विश्व धरोहर की शामिल किया। वो कौन कौन है यहाँ पर है, लिस्ट दिया हुआ है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों अभी हाल ही में हुए एग्ज़ाम, यूपी पेट का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर जब सुबह टाइम पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न आ चुका है। अब ये नहीं कि वहाँ आ चुका है तो यहाँ नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप गलत सोच रहे हैं, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो हर जगह आ सकता है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो
तो असम में है, यहाँ से भी देख लीजिएगा। फिर आगे है दोस्तों मानस। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, ये भी असम में है, जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, तो यह राजस्थान में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो राजस्थान में है। नंदा देवी एवं फूलों की घाटी कहाँ है दोस्तों, तो ये चमोली उत्तरांचल में है। ठीक है, चमोली कहाँ है, उत्तरांचल में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपके पश्चिम बंगाल में है। ठीक है दोस्तों। हुमायूं का मकबरा, ठीक है, हुमायूं का मकबरा जो है वह दिल्ली में है। नो डाउट दोस्तों आप कहानी, तो इस तरह आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो इस तरह आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यह भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ है दोस्तों, आपका दिल्ली में है। अच्छा, आप जानते हैं जैसे हुमायूं का मकबरा है, अब इसके बारे में आप अच्छे से हिस्ट्री में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे, हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि हुमायूं कौन था दोस्तों। मतलब जैसे मुग़ल बादशाहों का क्रम देखेंगे तो बाबर का लड़का था हुमायूं। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद अकबर था, हुमायूं का लड़का अकबर। फिर इसके बाद आपका जहांगीर था। ठीक है, फिर इसके बाद आपका शाहजहां था। फिर इसके बाद आपका औरंगजेब था। फिर इसके बाद आपका बहादुर शाह जफर, फिर अकबर द्वितीय, ऐसे चला रहा सिलसिला। ठीक है, तो ये जान लीजिए। तो इनके बारे में जब हुमायूं का मकबरा देखोगे, गुलबदन बेगम से क्या संबंध है इनका, ये सारी चीज़ें आपको हिस्ट्री वाले सर आपको अमरीश सर पढ़ाएंगे। नो डाउट दोस्तों, ये अपने आप में बहुत शानदार है। तो दोस्तों आपको बता दें, यूपीएससी के लिए विशेष स्पेशल बैच चल रहा है, जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण है एसआई लेवल के लिए, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे है दोस्तों लाल किला। लाल किला आपका कहाँ है दोस्तों, दिल्ली में है। और लाल किला प्रसिद्ध है, आप कहानी याद रखिएगा। नहीं, कुतुब मीनार तो प्रसिद्ध है, ऐबक वंश याद रखिएगा जो आप कहानी। जी हाँ दोस्तों, गुलाम वंश था, उसमें आपने कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम सुना होगा कि भैया आधारशिला रखवाए कुतुब मीनार की, विश्व की सबसे बड़ी इमारतों में से एक कुतुब मीनार। ठीक है ना दोस्तों। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि यह मीनार को पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। कौन करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं ना, यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, हम्पी के स्मारकों का समूह। हम्पी के स्मारकों का समूह जो है वो कर्नाटक में है। ठीक है, सांची का बौद्ध स्मारक जो है आपका नहीं मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, सांची का बौद्ध जो आपका नहीं बौद्ध स्मारक है वह मध्य प्रदेश में है। भीमबेटिका का रॉक शेल्टर जो है वह आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, खजुराहो मंदिर जो है वो आपका कहाँ पर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये प्रश्न फिर यूपी पेट का जो शाम के समय में एग्जाम हुआ था, मतलब सेकेंड मीटिंग है, उसमें आया था। अजंता की गुफा कहाँ है दोस्तों, तो अजंता की गुफा आपकी महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफा कहाँ है आपकी, तो महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा की गुफा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों अजंता हो, एलिफेंटा हो या फिर एलोरा हो, जो गुफाओं से संबंधित है वह तीनों महाराष्ट्र में ही है दोस्तों। बाकी इनके विषय में विस्तृत चर्चा आपकी अमरीश सर करेंगे कि दोस्तों जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म के साथ साथ यहाँ पर कलाकृतियाँ मिली थी, सब कुछ वो बताएंगे। इसके साथ साथ राष्ट्रकूटों के द्वारा कौन बनवाया गया, सातवाहनों के द्वारा कौन बनवाया गया, ये सारी चीज़ वो बताएंगे, आपको चर्चा करेंगे। ठीक है, शिवाजी या विक्टोरिया टर्मिनल्स जो है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, और सूर्य मंदिर तो अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। सूर्य मंदिर कोणार्क
का उड़ीसा वाला है, याद रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। अच्छा, जो अभी धौलावीरा है ना, धौलावीरा नाम सुने होंगे, हड़प्पा का जो गुजरात में है, इसे अभी हाल ही में क्या किया गया है दोस्तों, यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। ठीक है, याद रखिए कहानी। आगे देखते हैं दोस्तों, जंतर मंतर है। जंतर मंतर जो आपका है वह कहाँ है, जयपुर में है। सवाई राजा जयसिंह का नाम अगर आपको याद आएगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। ठीक है, चोल मंदिर, चोल मंदिर आपका नहीं तमिलनाडु में है। चोल मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु में है, चोलों के द्वारा बनवाया गया था। महाबलीपुरम मंदिर आपका कहाँ है, तो तमिलनाडु में है, नो डाउट। ये भी आगरा का किला, ठीक है, आगरा का किला आपके लिए बहुत प्रसिद्ध है। और फतेहपुर सीकरी, ये दोनों आपके उत्तर प्रदेश में हैं, जो आपको पता चलना चाहिए दोस्तों। जब आप अकबर के बारे में पढ़ेंगे 1542 से जब कहानी स्टार्ट होती है, तो वहाँ से जब आप पूरा पढ़ेंगे कहानी तो देखेंगे आपको आगे अच्छे अच्छे दौर मिलेंगे। ठीक है, अच्छे अच्छे दौर मिलेंगे, अच्छी अच्छी अकबर की कहानी मिलेगी। गुजरात विजय अभियान मिलेगा, विश्व का सबसे बड़ा दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा जो फतेहपुर सीकरी में है वो भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, हर एक बातें आपको मिलेंगी यहाँ पर। आगे है ताजमहल। ताजमहल को याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है ताजमहल। अब ताजमहल से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि ताजमहल का रंग फीका क्यों हो रहा है। तो हम बच्चों से बताते हैं कि भाई ताजमहल का रंग जो है वह अम्लीय वर्षा के कारण फीका होता है। ये स्टैटिक जीके का पार्ट है दोस्तों, लेकिन मेरा भी उत्तरदायित्व बनता है कि अगर कुछ हमारे लिए है तो हम बता सकते हैं। अम्लीय वर्षा के कारण क्या होता है, इसका रंग फीका हो रहा है। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि ताजमहल यमुना नदी किनारे है। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। पहाड़ियों का किला, पहाड़ियों का किला कहाँ है दोस्तों, तो राजस्थान में है। ठीक है, और रानी का बाव अभी हाल ही में इसको शामिल किया गया है, गुजरात में है। और नालंदा विश्वविद्यालय, नो डाउट दोस्तों, पहले हमारे विश्वविद्यालय के जो भाग थे वो विश्व में पहले स्थान पर आए। याद रखिएगा दोस्तों, आज हमारे विश्वविद्यालय जो भी बचे हैं वह टॉप 100 में भी स्थान नहीं बना पा रहे हैं। आप समझ सकते हो कि हमारी शिक्षा कितना पीछे लग रही है। ठीक है दोस्तों, तो पहले नालंदा विश्वविद्यालय हरिन जब थे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हरिन जब थे, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों विश्व स्तर पर इसकी ख्याति प्राप्त थी। ठीक है, विश्व के बहुत सारे बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े मतलब अध्ययनकर्ता यहाँ पर आए अध्ययन करने के लिए, लेकिन अंग्रेज़ों ने नष्ट करवा दिया पूरा। ठीक है, फिर अंग्रेज़ों ने क्या कुछ मतलब मुस्लिम भाई अरब कंट्री, कुछ ईरानियों ने, कुछ यूनानियों ने ऐसे तोड़ दिया सब। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह आपके सिक्किम में है। नालंदा विश्वविद्यालय आपका बिहार में है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय आपका कहाँ है, तो बिहार में है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। चलिए इतना नोट कर लीजिए भाइयों, आगे चलते हैं और आगे कहानी पढ़ेंगे, बहुत शानदार। देखिए दोस्तों, भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान क्या है महत्वपूर्ण। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और यह उत्तराखंड राज्य में है दोस्तों। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। ठीक है, जिसकी स्थापना 1935 में की गई थी और यह रामगंगा नदी के किनारे है। ठीक है, तो आपको बता दें जब इसकी आधारशिला रखी गई तब यह उत्तर प्रदेश में ही था। ठीक है, तब यह कहाँ था, उत्तर प्रदेश में ही था। तो यहाँ से भी बातें आप समझ रहे होंगे। लेकिन 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का खंड टूटता है और उत्तराखंड नाम का एक नया राज्य आता है। तो यहाँ अगर उत्तरांचल लिखा होगा तो उत्तराखंड कर लेना, अगर उत्तराखंड है और इसका नाम पूछता है तो उत्तरांचल है। ठीक है, आगे देखिए, देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भैया,
आपके मध्य प्रदेश में है। कितनी है? 11 है। इसीलिए इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। खैर, टाइगर स्टेट क्यों ना कहा जाए, विश्व के सर्वाधिक जो दोस्तों बाघों की संख्या है वह आपके यहीं पर मिलती है। आज आपको पता होना चाहिए कि भारत में विश्व के सबसे ज़्यादा, याद रखना दोस्तों, टाइगर पाए जाते हैं। तो यहाँ से भी बातें हैं, ठीक है। आगे है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है। अब तो यह लद्दाख में आ जाएगा क्योंकि डाटा बदल गया है ना। लद्दाख, जिसका नाम हिमिस है, जिसका नाम क्या है? हिमिस है। यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। 2009 तक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 104 थी। संपूर्ण भूभाग का 1.23% भारत का यह घेरे हुए है राष्ट्रीय उद्यान। आगे क्या कह रहा है? भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर परियोजना भी है, जो कृष्णा नदी किनारे है, और वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। भारतीय पक्षीय, जी हाँ दोस्तों, विज्ञानी और प्रकृतिवादी सलीम अली को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। आगे क्या कह रहा है दोस्तों? देश में सर्वाधिक 94 वन्य जीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। दोस्तों क्या बताएं, लगता है जब से डेंगू हो रहा है, अभी तो पूरी तरह हावी नहीं हो पाया है, दवा खाया हूँ, लेकिन प्लेटलेट्स कम हो गई हैं। तो मतलब अंदर से क्या होता है, थकान महसूस होता है। और डेंगू की वजह से जुखाम पकड़े हुए छोड़ ही नहीं रही है। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि आपको जो जुखाम है मुझे, उसकी वजह से मेरा पूरा गला बैठा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, जिसके कारण मैं आपसे तेज़ी से बात नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। खैर, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी। बाकी आप लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, ठीक है। आप भी मेरी समस्या समझते होंगे। मैं आपके लिए, क्योंकि दोस्तों आपका पेपर लगा है, कोर्स भी कंप्लीट करके देना है मुझे, तो इसलिए मेरा हर कर्तव्य बनता है कि मैं आपके लिए सकारात्मक विचार की ओर बढ़ूँ, ठीक है। और आपको बता दूँ दोस्तों, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे ना, तो फिर इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, ये मैं वादा करता हूँ। और एक वीर पुरुष की तरह लड़ना सीखिए। जब तक सफलता ना मिले तब तक लड़ते रहिए, और सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी, ये मेरा वादा है। बच्चों, आप लोगों ने ज़बरदस्त मेहनत किया है, नो डाउट, और मेहनत आपकी रंग लाएगी। और स्टडी 91 परिवार का हर शिक्षक यही चाहता है कि हम लोग मेहनत करें और बच्चों को भी मेहनत कराना सीखें। दोस्तों देखिए, हमें लाख पढ़ने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, हमें अच्छा पढ़ाने से आपको सफलता तब मिलेगी जब आप अच्छा पढ़ना चाहेंगे। फ़र्क यही होता है। हम लाख अच्छा पढ़ा दें, ठीक है, समस्त टीचर लाख अच्छा पढ़ा दें, जब तक आप अपने से खुद अच्छा नहीं पढ़ना चाहेंगे, मतलब खुद मेहनत नहीं करना चाहेंगे, तब तक कोई दुनिया की ऐसी, जी हाँ दोस्तों, दवा नहीं है जो आपको सफल बना दे, ठीक है। तो मेहनत करिए और इन समस्त पॉइंटों को ध्यान दीजिए। देखिए लिखा क्या है, लाली वन्य जीव अभ्यारण्य जो पासीघाट में है। ये पासीघाट कहाँ पड़ता है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। भारत के जब पूर्वोत्तर राज्यों में देखेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से असम के बाद अरुणाचल प्रदेश का ही स्थान आता है, ठीक है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, याद रखिएगा दोस्तों। तो अरुणाचल प्रदेश में है, ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं किनारे पर। अब जैसे कोई नदी प्रवाहित होती है, मान लीजिए कोई नदी ऐसे बह रही है, तो जब कोई नदी ऐसे बहेगी तो ये इसका दायां पक्ष होता है, याद रखिएगा, और ये इसका बायां पक्ष होता है, ठीक है। तो दायां बायां किनारे अवस्थित है। यहाँ का पोनंग नृत्य प्रसिद्ध है, जो नागा जनजातियों द्वारा किया जाता है। क्या दोस्तों? नहीं, वहाँ की जनजातियों द्वारा किया जाता है पोंगन नृत्य, तो अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों आप यहाँ से भी बातें आप समझ गए होंगे, तो इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए।
चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब देखिए बहुत शानदार बातें हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य दे दिया है दोस्तों, तो कौन कहाँ पर है, किसके लिए फेमस है, ये चीज़ें भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं कई बार। तो आइए दोस्तों बातें करते हैं। हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, हजारीबाग आपको पता होना चाहिए, बहुत फेमस है। ये कहाँ है, झारखंड में है, औद्योगिक क्षेत्र भी बहुत बढ़िया हजारीबाग। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो जो आपका भालू है, ठीक है, तेंदुआ है, चीतल है, जंगली सुअर है, इसके लिए प्रसिद्ध है। जंगली सुअर हम कहाँ देखे आपको बता दे रहे हैं। जंगली सुअर हमने देखा था वाइट सफारी में, ठीक है। जब हम वाइट सफारी घूमने गए थे, वाइट सफारी आपका कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है, रीवा जिला, रीवा शहर के पास में है। खैर तो आप कहानी क्या है दोस्तों, उत्तर वाइट सफारी है, याद रखिएगा। वहाँ पर एक वाइट टाइगर है, पूरे एशिया से बात मैं कर सकता हूँ, एक टाइगर है सिर्फ, वो भी वाइट एकदम। मैं अपनी आंखों से देख करके आया हूँ दोस्तों। पहले जब वो बैठे थे तो मैं सोचा गुड्डा है बैठा है, ठीक है, एकदम शांत, बीच में कोई ना बोल ना डोला, उधर का फेस करके बैठे थे। तो मतलब मुझे सिर्फ रीढ़, मतलब ये बैक पीछे का पूरा पार्ट दिखाई दे रहा था। तो जब मैं वहाँ गया देखा उनको, तो मज़ा आ गया, सच बता रहा हूँ। तो इस तरह आप जान लीजिए दोस्तों, वाइट सफारी आपके मध्य प्रदेश में है। और आपको जब मैं यहाँ गया था तो देखो ये दोस्तों, यहाँ मैंने भालू देखा, यहाँ पर मैंने मगरमच्छ देखा, शेर देखा, चीता देखा, वाइट टाइगर देखा, फिर उसके बाद आप कहानी मगरमच्छ तो देखा ही देखा, हिरन देखा, और आपका मृग देखा, फिर उसके बाद आप कहानी भालू देखा, बंदर देखा, और आपकी बहुत प्रकार की चिड़िया देखी, सांप देखे, और फिर आपको एक उसमें से ये जंगली सुअर भी था, नीलगाय भी थी। जंगली सुअर देख करके दोस्तों जब गांव की औरतें पहुंची थी वहाँ पर, जब देखी कहीं ये तो हमारे गांव में कुलिया घूमा थे का, लगा करके पैसा लूटा थे, ठीक है। तो बड़ी हंसी आई थी दोस्तों, क्या बताएं आपको। चलिए, कैमरून वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है, ये याद रखिएगा। देखिए बाघ, नीलगाय, घड़ियाल और तेंदुआ, ठीक है ना दोस्तों। कैमरून आपका वन्य जीव अभ्यारण्य जो बिहार में है, इसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। मतलब इनको रखा गया है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि शेर के लिए गिर अभ्यारण्य बहुत प्रसिद्ध है, और ये प्रश्न कई बार आया है। प्रश्न तब आया था जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे और उनकी तुलना एक शेर की तरह की जा रहे थे, तो उसी समय आपके प्रश्न रेलवे में ये पूछे गए थे। किसमें, रेलवे में ये प्रश्न पूछे गए थे। तो इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए, कहीं पर भी कोई भी प्रश्न आ सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ पूछ लिया गया। दोस्तों यहाँ आईएएस में आए हुए प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, तो फिर क्या किया जाए, तो इससे कोई मतलब नहीं होता है। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, ठीक है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में है, और ये शेर है, तेंदुआ है, जंगली सुअर है, इसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, जंगली सुअर। आगे देखिए आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। इसका पूरा नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यह हाथी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, बाघ के लिए, चीता के लिए, हिरन के लिए, नीलगाय के लिए, जंगली सुअर के लिए। तो दोस्तों याद रखिए, इसमें हाथी बाघ को बिल्कुल बचा कर रखिए। प्रश्न कैसे बन सकता है, प्रश्न ये बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य किस राज्य में है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य, जी हाँ दोस्तों, इनमें से किस नदी किनारे है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य इसमें बाघ चीता के लिए जाना जाता है, संरक्षित क्षेत्र है। या ऐसे प्रश्न आपसे कई बार पूछे जाते हैं, या फिर सुमेलित करने के लिए दे दिएगा, मिलाने के लिए आप मिलाते रहिए, ठीक है। तो इस तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है, वह है दुधवा। और यह जो प्रसिद्ध है वह बाघ के लिए है, सांभर के लिए है, नीलगाय के लिए है,
तेंदुआ के लिए है, हिरण के लिए है। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं चंद्रप्रभा अभ्यारण्य जो है वह उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। भालू, नीलगाय, तेंदुआ, सांभर के लिए प्रसिद्ध है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। और ये हाथी के लिए, तेंदुआ के लिए, हिरण के लिए, चीतल के लिए, सांभर के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। आगे क्या कहता है दोस्तों? तुंगभद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक। याद रखिएगा दोस्तों, तुंगभद्रा नदी किनारे तेंदुआ, चीतल, काला हिरण, और इसी काला हिरण में सलमान खान फंसे थे जो राजस्थान में मारे थे। काला हिरण सलमान खान, याद रखिएगा दोस्तों। तो ध्यान लीजिए, बरसिंघा को चौसिंघा लिख दिया दोस्तों। तो चलिए पक्षी आदि के लिए मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके असम में है। हाथी के लिए प्रसिद्ध है, मतलब भालू, एक सींग वाला गैंडा। लेकिन एक सींग वाले गैंडे के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वह है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो असम में ही है। तो ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है दोस्तों, तो कई बार प्रश्न पूछा गया है। एक सींग वाले, जैसे ही मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ तो गले में खराश होती है और तुरंत खांसी आना शुरू हो जाता है। ठीक है, एक सींग वाला गैंडे के लिए, जंगली सुअर और भैंसा के लिए। आगे है घाना पक्षी विहार राजस्थान में। ठीक है, घाना पक्षी विहार कहाँ है? राजस्थान में है। ये सांभर, काला हिरन, ठीक है, ये है घाना पक्षी विहार। जंगली सुअर, मुर्गा, घड़ियाल, साइबेरियन क्रेन। ठीक है ना दोस्तों, साइबेरियन क्रेन का मतलब होता है जो सारस आते साइबेरियन के, वो। ठीक है, आगे कौन बोलते हैं सारस को? रणथंभौर अभ्यारण्य। रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में ही है। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है, शेर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है, लकड़बग्घा के लिए प्रसिद्ध है, भालू के लिए प्रसिद्ध है, नीलगाय के लिए प्रसिद्ध है। आगे है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो महाराष्ट्र में है और मध्य प्रदेश। यह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो 2 राज्यों में है। नोट कर लीजिएगा, 2 राज्यों में है। ठीक है दोस्तों, 2 राज्यों में है। आगे तेंदुआ, सांभर, चौसिंगा, जंगली सुअर, चीतल के लिए प्रसिद्ध है। चिल्का अभ्यारण्य जो चिल्का झील से संबंधित है, यह क्रेन, जल कौवा, पेलिवन और आपका प्रवासी पक्षी जो मतलब जल के किनारे रहते हैं उसी के लिए। बेटा 1 मिनट थोड़ा पानी पीने का समय दीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपने देखा कितनी अच्छी बातें हैं, यहाँ से समझने की बातें हैं भाई। जो मेरे पार्ट में है मैं उसको हर तरह समझाने का प्रयास करता हूँ। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, जो हाथी के लिए, बाघ के लिए, चीतल के लिए, तेंदुआ के लिए, सांभर के लिए, रीछ के लिए, भालू के लिए, नीलगाय के लिए। आप हाथी भी जानते होंगे, बाघ भी जानते होंगे, चीतल भी जानते होंगे मतलब चीता, तेंदुआ भी जानते होंगे, सांभर भी जानते होंगे। रीछ होता है दोस्तों एक तरह कहानी, जैसे कुत्ते से बड़ा आपका रीछ आता है। भालू है, नीलगाय भी है। आगे क्या है दोस्तों? पेरियार अभ्यारण्य केरल में है।
आपको पता होगा दोस्तों, अभी हाल ही में पिछले वर्ष की घटना बता रहा हूँ। केरल में क्या हुआ है दोस्तों, एक हाथी जो था, हाथी ही था, उसके मुंह में विस्फोटक पदार्थ रख जाने के कारण क्या हुआ था, अर्थात उसकी डेथ हो गई थी, जिसके कारण केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के बहुत बड़ी, जी हाँ दोस्तों, जांच कराई गई थी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, एक हाथी का मरना, बाप रे, बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसलिए थोड़ा सा समझना चाहिए, इसको ध्यान दीजिएगा। तो हाथी के लिए आपका प्रसिद्ध है तेंदुआ है, सांभर है, हिरण, भालू, जंगली सुअर आदि, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, लिखा है परम्बिकुलम अभ्यारण्य। परम्बिकुलम अभ्यारण्य जो है वो केरल में है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हाथी के लिए प्रसिद्ध है, तेंदुआ के लिए, नीलगाय के लिए, हिरण के लिए, जंगली सुअर के लिए। पंचमढ़ी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, ठीक है, पंचमढ़ी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश। बाघ के लिए प्रसिद्ध है, तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है, सांभर के लिए, नीलगाय के लिए, चीतल के लिए, हिरण के लिए, भालू के लिए, ठीक है। डची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जम्मू कश्मीर में है, और यह तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है, काला भालू के लिए, लाल भालू के लिए, हिरण के लिए, इंगुल के लिए, ठीक है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। चलिए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ भैया, पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, और यह आपके बाघ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, हिरण के लिए, भूरा भालू के लिए, पहाड़ी मुर्गी, पहाड़ी तेंदुआ के लिए। दोस्तों सुंदरवन नाम का एक डेल्टा भी है ना, याद रखिएगा, सुंदरवन डेल्टा, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो आपके पश्चिम बंगाल में इसका कुछ पार्ट आता है, और ज़्यादा पार्ट आपका बांग्लादेश में है, ठीक है, बांग्लादेश में है। तो यहाँ से देख लीजिएगा। भगवान महावीर उद्यान जो है गोवा में है, यह हिरण, चूहा, शाही, सांभर, बहुत छोटे छोटे हैं दोस्तों, आपको देख लीजिएगा। तो यहाँ से भी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे क्या लिखा है, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों आपको बता दें, किबुल लामजाओ जो है राष्ट्रीय उद्यान, ये लोकटक एक झील है, लोकटक झील। और लोकटक झील जो है दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि जो लोकटक झील है, ठीक है, जो लोकटक क्या है दोस्तों, झील है, वह आपके मणिपुर राज्य में है, ठीक है। उसी पर यह राष्ट्रीय उद्यान है किबुल लामजाओ, जो एक तरह से राष्ट्रीय पार्क भी है, ठीक है, राष्ट्रीय पार्क भी है, और यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान भी कह सकते हो। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। यहाँ से हिरण, जंगली बकरी, 2 बार जंगली लिख दिया, तो जंगली बकरी, विभिन्न जल पक्षियाँ आदि के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। दोस्तों आपको बता दें, इसी की वजह से मणिपुर में ज़्यादा से ज़्यादा धन आता है, ठीक है। आपका सबसे बड़ा केंद्र एक तरह से मणिपुर का यही किबुल लामजाओ है, जो विश्व के अनेक लोग देखने आते हैं दोस्तों, और इसीलिए इसको एक तरह से कहा जाता है कि मणिपुर की यह जीवन रेखा है, ठीक है, मणिपुर की जीवन रेखा इसको माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव घाना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, यहाँ से बातें आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो भाई कहा जाता है केवलादेव को, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ साइबेरिया सारस प्रजनन हेतु प्रवास करने आते हैं, प्रजनन हेतु, याद रखिए जन्म बच्चे को,
यहाँ से दो नदियाँ निकलती है, एक का नाम है बाणगंगा, दूसरे का नाम है गंभीरी, याद रखिएगा। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केवुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है, जो मणिपुर में है। राज्य के इम्फाल एवं बिष्णुपुर जिले में स्थित है। राज्य की जो राजधानी है इम्फाल, वहाँ पर मणिपुर मतलब बिष्णुपुर जिले में यह स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? बिष्णुपुर जिले में यह स्थित है। इसे 1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। इसे 1977 में क्या किया गया था? राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। आगे, इस पार्क का प्रमुख जीव आदि संकटग्रस्त, जी हाँ दोस्तों, संगाई जो है वह मणिपुर हिरण है। ठीक है, कौन है? मणिपुर हिरण है जो संकटाग्रस्त है दोस्तों, याद रखिएगा। रामसर अभिसमय के समय रामसर अभिसरण के तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आर्द्र स्थल घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे क्या हैं आपके पक्षी विहार हैं। ठीक है, तो पक्षी विहार कौन है, कहाँ है, कब स्थापना हुई, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अभी हम महत्वपूर्ण पर आपको हो सकता है टिक करा दे कौन कौन महत्वपूर्ण है। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है, आधारशिला 1984। साड़ी पक्षी विहार हरदोई 1990। पटना पक्षी विहार एटा 1990। सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा 1991। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, जिसे बेती ताल होता है, याद रखिएगा, बेती ताल, यह आपके कहाँ पर है? तो प्रतापगढ़, राजा भैया का क्षेत्र प्रतापगढ़। जी हाँ दोस्तों, 2003। जी हाँ, यह आवाज़ बहुत उठी थी कि इसी बेती ताल में राजा भैया एक जो है घड़ियाल पाले हुए हैं दोस्तों, जिसको डाल देते वो खा जाता है। बड़ा खौफ है लोगों के अंदर। तब मायावती ने ज़बरदस्त राजा भैया पर एक्शन ली थी, देखे रहे होंगे, और बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना था। आगे दोस्तों, भारत के बाघ अभ्यारण्य। अब देखते जाइए बाघ अभ्यारण्य कौन कौन है। ठीक है, असम कौन कौन है दोस्तों? मानस है, काजीरंगा है। मानस और काजीरंगा जो है बाघ अभ्यारण्य आपके कहाँ पर है दोस्तों? असम में है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, बाघ रिजर्व। नमदफा और पाकुई, ठीक है, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। आंध्र प्रदेश में बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर श्री सलेम है, याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आपका छत्तीसगढ़ बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, तो ये कहाँ है दोस्तों? तो इंद्रावती नदी, आपको मतलब इंद्रावती है, याद रखिएगा। झारखंड बाघ अभ्यारण्य पलामू है, ये बेतला में है दोस्तों। मैं अब आज के बाद तभी क्लास लूँगा जब मेरा स्वास्थ्य सही हो जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि दोस्तों मुझे इस तरह के पढ़ाने में मज़ा ही नहीं आ रहा है, याद रखिएगा। मैं उत्साह से भरा हुआ इंसान, ठीक है, लेकिन गले की वजह से मेरा पूरा उत्साह, मैं अगर थोड़ा भी जोर देता हूँ तो तुरंत मतलब क्या होता है, खांसी आने लगती है। ठीक है, तो थोड़ा सा आज के बाद मैं स्वस्थ होने के बाद ही आपकी क्लास लूँगा, भले 1-2 दिन लग जाए, 2 दिन बाद ही आपकी क्लास जाएगी, लेकिन समय से पहले आपका सारा सिलेबस पूरा हो जाएगा, ये टेंशन ना लीजिएगा, बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। राजस्थान बाघ रिजर्व, इसके लिए रणथंभौर है। कर्नाटक का बाघ रिजर्व बांदीपुर है और बिलीगिरी रंगनाथन मंदिर है। फिर केरल का है पेरियार दोस्तों बाघ अभ्यारण्य। आगे देखिए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ तो लिख लेते हैं आपको समझने के लिए बाघ अभ्यारण्य। जैसे कान्हा है, पेंच है, पन्ना है, सतपुड़ा है, तो ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। आगे है दोस्तों महाराष्ट्र बाघ अभ्यारण्य, ठीक है, सह्याद्री, तो यहाँ से भी देख सकते हैं। फिर इधर उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं दुधवा है, पीलीभीत है, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट है, राजाजी है, पश्चिम बंगाल में आपका सुंदरवन है। कौन है? पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे, आपको बता दें हर 4 वर्ष में बाघों की संख्या की गिनती होती है। 4 वर्ष में क्या होता है, हर चौथे वर्ष में बाघों की संख्या में काउंटिंग होती है। तो जैसे 2010 में हुआ था, तो 2010 में आपको पता होना चाहिए तो देश के अंदर 1706 बाघ थे। फिर आपका 2014 में हुआ तो 2226 बाघ थे, और जब 2018 में हुआ तो 2967 थे। आपको पता होना चाहिए कि लगभग 30% बाघों की संख्या में वृद्धि हुई थी, 30% से भी अधिक। तो इस तरह आप यहाँ से भी बातें समझ सकते हैं। ये डाटा नोट कर लीजिए दोस्तों, बाघों से संबंधित आ सकता है तो नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे लिखा है तेलंगाना। तेलंगाना का कवल है बाघ रिजर्व, याद रखिएगा। तमिलनाडु में है अन्नामलाई है, अन्नामलाई पहाड़ी श्रेणी भी है जिसकी सर्वाधिक ऊंचाई चोटी अनाईमुड़ी है, और वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सारा चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ। वहाँ पर बाघ अभ्यारण्य भी है। मधुमलाई है, सत्यमंगलम है। कौन है? सत्यमंगलम है। दोस्तों जितना भी अब हमारा पार्ट बचा हुआ है, ज़्यादा तो नहीं बचा हुआ है, लेकिन उन पार्ट्स को बहुत अच्छे से हमको ध्यान देना है और इसको भी अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि दोस्तों प्रश्न कहीं से भी आ सकते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लगातार हमारी आपसे वार्ता हुई और आप सभी लोगों का स्नेह प्यार हम पर बहुत ज़्यादा रहा है। आप सभी बच्चों ने हम पर पूरा साथ दिया। देखिए बेटा, इसमें अगर आपको ये लगा हो कि सर स्लाइड के माध्यम से कुछ चीज़ों को पढ़ाए हैं, तो दोस्तों नो डाउट मैं भी जानता हूँ कि क्या है, हमें अपने बच्चों को लिख करके पढ़ाना चाहिए था हर चीज़ें। लेकिन दोस्तों इसमें मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं। संस्था ने जैसा कहा मैंने वैसा पढ़ाया, और मात्र 45 वीडियो में कोई माई का लाल आपकी जियोग्राफी नहीं समाप्त कर सकता, यहाँ तो इंडियन भी नहीं हो सकती है। लेकिन मैं तो दोनों कहानी दिया और पूरा हर एक पार्ट्स को देने का प्रयास किया है, ठीक है। जितना भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आने की कोशिश है, मैं उसमें से मैं 100% कह सकता हूं दोस्तों कि मैं अपने तरीके से पूरा प्रयास किया हूं कि आपका एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, एक भी प्रश्न आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, मेहनत करते रहना है, लगातार मेहनत करते रहिए और सफलता की ओर आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। सफलता की ओर आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। सिलेबस के अकॉर्डिंग अब आपका कुछ ही चैप्टर बचता है, जैसे अभी परिवहन बाकी है, ठीक है ना दोस्तों। फिर आपकी जनसंख्या एवं नगरीकरण और महत्वपूर्ण तिथियां, जो हमारे जियोग्राफी का सेशन है उस पर हम बात करेंगे। तो इस तरह दोस्तों आपको समझ में हर चीज़ आ चुका होगा। बाकी हमने आपको हर एक पार्ट से चर्चा कर ली है। अब ज़्यादा कुछ आपका बचा नहीं है। जो भी पार्ट बचे होंगे मैं ईमानदारी से हर एक पार्ट्स को पढ़ाने का कोशिश करूँगा, क्योंकि दोस्तों मैं जानता हूँ कि मुझे कहाँ बच्चों को कमी रहती है।
वो सारी चीज़ें मैं पूरा करने का प्रयास करता हूँ। कभी मौका मिलेगा ज़िंदगी में दोस्तों, नाराज़ मत होइएगा, मैं बीमार हूँ तब भी आपकी क्लास ले रहा हूँ, सोच सकते हो मैं आपके प्रति कितना सोचता हूँ। लेकिन दर्द इस बात का है कि दोस्तों सिलेबस बहुत छोटा बनाया गया था, मात्र 45 वीडियो में। तो कभी भी अगर इसको सब चित्र के माध्यम से पढ़ाना पड़ा ना, पूरा मैपिंग के माध्यम से, तो मैं पूरा हर एक पार्ट दिखा करके, लिख करके, हर तरह की गहराइयों को नॉलेज देते हुए हर चीज़ की बातें करेंगे। ठीक है, समय बहुत बड़ा होता है, आप UPSI निकालिए, भगवान करे जल्द से जल्द, और भगवान क्या आपकी मेहनत पर निर्भर है। और जैसे ही आपका UPSI निकलता है, PCS की तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा, नहीं IAS की। और IAS की तैयारी करके नहीं, मैं चाहता हूं कि आप एक IPS अधिकारी बने और मैं पढ़ाऊँ आपको अच्छे से, एक बेहतरीन ढंग से, चाहे पॉलिटी हो चाहे ज्योग्राफी हो। आप जब मेरा पॉलिटी देखे होंगे तो आपने देखा होगा एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है, ये मैं वादा करता हूँ चैलेंज के साथ। जियोग्राफी से भी आपके प्रश्न 100% पूरे के पूरे यहीं से आएंगे दोस्तों, बस थोड़ा सा समझने वाली बातें होंगी, उनको समझते रहिएगा आप लोग। ठीक है, हर तरह की बातें होती, हर तरह का प्रयास होता है, और हम अपनी तरफ से पूरा का पूरा प्रयास कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से पूरा का पूरा प्रयास कर रहे हैं, बस आप लोग भी अपना प्रयास करते रहिए। दोस्तों क्या है, यहाँ पर कुछ जनजातियाँ हैं जो जंगलों में रहती हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान आपका समाप्त हो चुका है, जब हम आपको जनसंख्या पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बताएंगे, लेकिन थोड़ा यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, इसी पार्ट से जोड़ दिया गया है। तो भारत की जनजातियाँ जैसे क्या होती हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 की धारा 25 के अनुसार जनजातियों का तात्पर्य उन जनजातीय समुदायों के अंशों या समूहों से है जो संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत अनुसूचित जनजाति के, अनुच्छेद 342 माफ़ी चाहता हूँ, अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने जाते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषणा राष्ट्रपति के हाथ में है घोषणा करना, किसी भी जनजाति के पावर पूरा जो है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338A आपके लिए बहुत शानदार है, और इन्हीं के लिए आयोग भी बनाती है, राष्ट्रपति द्वारा बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। फिर लिखा है 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की कितनी थी दोस्तों, 8.6% है। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश आपका पहले स्थान पर है दोस्तों इनकी। ठीक है, सबसे अधिक जनजातियां यहीं रहती हैं, और जो सबसे बड़ी जनजाति है वो जनगणना 2011 के अनुसार भील जनजाति है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं मिजोरम प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक जनजातियां यहाँ रहती हैं। बाकी अभी जनसंख्या पढ़ाऊंगा, सारा चीज़ क्लियर होगा, टेंशन ना लीजिएगा। 94.4% प्रतिशतता की दृष्टि से बड़ा जनजाति जनसंख्या वाला राज्य है दोस्तों, वह कौन है, मिजोरम। जी हाँ, ठक्कर बापा को आदिवासियों के मसीहा के रूप में जाना जाता है। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति जो है वो है गोंड, याद रखिएगा दोस्तों, जो भारत की एक बहुत बड़ी जनजातियों में से ये भी शामिल है, याद रखना, भील के बाद। टोडा जनजाति जो है वह कहाँ निवास करती है, तो नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करती है। मिथन त्योहार नागा जनजाति का है, मिथन त्योहार जो है वो किसका है, वह नागा जनजाति का है। तो यहाँ से भी देख सकते हो, टोडा जनजाति पशुपालन तथा भैंसा पालन का काम करती है, ये जान लीजिए दोस्तों। लास्ट स्लाइड है, संथाली लोग जो है पुजारी को क्या कहते हैं, नायक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, नायक कहते हैं, यहाँ से भी देख सकते हो। जनजातियों को, ठीक है, क्या जनजातियों को अगर हम देखें, यहाँ से हर एक पार्ट्स पर चर्चा हो रही है दोस्तों। जनजातियों की शैक्षणिक संस्था को युवा गृह कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, युवा गृह कहा जाता है। और अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व में बसी कुछ जनजातियां इस प्रकार हैं, पश्चिम से पूर्व, याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। मोनापा जनजाति, फिर डाफला जनजाति, अबोर जनजाति, मिसमी जनजाति, निसी जनजाति और नागा जनजाति। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरह आप लोग
पश्चिम से पूर्व हमने देखा। ये भी प्रश्न आपका आता है तो आप अच्छी तरीके से दोस्तों, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कुल 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। कितना? कुल 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। तो ये था आज का हमारा पूरा दौर जो हमने किया आपसे हर एक तरह की बातें। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि मन लगाकर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, बचे हुए वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे समय से पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेहनत करते रहिए, लगन लगाए रहिए। आज दीजिए यहीं पर इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।